नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात करेंगे आज सेट नंबर 16 की। और इस सेट नंबर 16 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं हिंदी पे। और किस एग्जाम के लिए, तो आपको पता है कि हम लोग एग्जाम जो टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम रहेगा अपना कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का। ठीक, तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा करुण करुण रस का स्थायी भाव बताना है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों शोक। ठीक, तो रति किसका होता है? तो रति होता है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का होता है। अगर बात करें उत्साह किसका होता है दोस्त, तो उत्साह होता है वीर रस का। हास किसका होता है? तो हास रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया? शोक हो गया। बाकी जो तीन आपके ऑप्शन में लिखे हैं ये इन तीन रसों के स्थायी भाव होते हैं। कुल रस कितने होते हैं? तो 9 रस हैं। ठीक, और 2 रस और एक्स्ट्रा पढ़े जाते हैं। एक पढ़ा जाता है वात्सल रस, वात्सल रस, और एक पढ़ा जाता है दोस्तों भक्ति रस। वात्सल और भक्ति, इन दोनों को किस रस के अंतर्गत रखा जाता है? तो श्रृंगार रस के अंतर्गत। अगर बात करें श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। और एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। रसों का राजा या रसपति, बात एक ही है। रसों का राजा या रसपति किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। आगे चले हम लोग। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है? ठीक, तो देखो इत प्रत्यय लगने से, इत प्रत्यय लगने से वो शब्द क्या होता है? वो विशेषण बन जाता है। अब अतिरंजन में हमने प्रत्यय लगा दिया इत, अतिरंजन, तो शब्द क्या बन जाएगा? अतिरंजित, यानी अतिरंजित। तो अतिरंजन का विशेषण शब्द क्या हो गया? अतिरंजित। क्या विशेषण हो जाता है? अतिरंजित। ठीक, आगे बात करें हम लोग। शिव का पर्यायवाची क्या होगा? क्या है शिव का पर्यायवाची, ये बताना है। ठीक, देखो तो शिव का पर्यायवाची होता है श्रीकंठ। शिव का पर्यायवाची क्या होता है? श्रीकंठ। ठीक, अगर हम बात करें मुकुंद, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद होता है आकाश, गगन, नभ, अंबर, वेव, सैंदव। किसके पर्यायवाची होते हैं? मुकुंद के होते हैं, यानी आकाश का पर्यायवाची होता है मुकुंद। अगर हम बात करें हेरम्ब किसका पर्यायवाची होता है, जो डी नंबर आपका लिखा है, तो हेरम्ब पर्यायवाची दोस्तों होता है, जो हेरम्ब पर्यायवाची अपना होता है ये होता है गणेश जी का। किसका होता है? गणेश जी का। अब गणेश जी के जितने आपको नाम याद आ रहे हो, गणपत, विनायक, लंबोदर, जितने भी आपको याद आ रहे हैं, वक्रतुंड, ये सब किसके हैं? गणेश जी के हैं। ठीक है, अब अंबर, अंबर यानी मुकुंद का पर्यायवाची है। अंबर मुकुंद का पर्यायवाची, यानी गगन, नभ, अंबर, व्योम, मुकुंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न से शिव का पर्यायवाची क्या मिल गया? तो शिव का पर्यायवाची मिल गया श्रीकंठ। अगर शिव के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो आपको जितने भी शिव के नाम याद आ रहे हो, शंभु, पशुपति, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, नीलकंठ, महादेव, महेश, ये सब किसके हैं? ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगले प्रश्न में चले। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वाच्य अपने होते हैं 3 प्रकार के। एक वाच्य होता है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। एक होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता दोस्त होती है। और एक अपना वाच्य होता है भाववाच्य, जिसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होगी और ना ही कर्म की प्रधानता होगी। जो क्रिया होगी वो सदैव एक वचन, अन्य पुरुष व एक वचन की होगी, अन्य पुरुष की होगी व पुल्लिंग की होगी। एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग की क्रिया कौन सा वाच्य? भाववाच्य। ठीक, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। बहुधा का विलोम कौन सा होगा? बहुधा का विलोम बताना है। तो बहुधा का विलोम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुधा मिलते हैं। जब भी आपकी कहीं लड़ाई होती है तो आप ये कहते हो तुम्हारे सब बहुत बहुत मिलते हैं, बहुधा मिलते हैं। बहुत का ही बहुधा है। ठीक, तो बहुत यानी बहुत ज्यादा मिलना, और यदा कदा यानी ऐसे लोग यदा कदा मिलते हैं, अच्छे लोग यदा कदा मिलते हैं। अर्थात एक बहुधा का विलोम दोस्तों हो जाता है यदा कदा। बहुधा का क्या हो जाता है? यदा कदा। शब्द बेमेल, बेमेल का क्या होगा? या तो आप मेल कर दोगे या कह दोगे
संगत, या तो मेल कह दोगे या कह दोगे संगत। अब बेमेल, जैसे आपने एक पैर का जूता पहना और दूसरे पैर का जूता नहीं मिल रहा, दूसरा पहन लिया तो बेमेल हो गया। और आपने सेम जूते पहने तो यानी वो संगत है। वो कैसे है? संगत है। ठीक है। सदैव, सदैव, सदैव का क्या होता है? सदैव का बहुवचन, सॉरी विलोम। ठीक है, तो सदैव का विलोम हो जाता है कभी कभार। कोई चीज सदैव होती है और कोई चीज कभी कभार होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कितनी नावों में कितनी बार, रचना के रचनाकार कौन है? और ये रचना कई बार पूछी जाती है। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय, अर्थात ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब अज्ञेय जी को इस रचना के लिए एक पुरस्कार दिया गया था। अज्ञेय जी को इस रचना के लिए एक पुरस्कार दिया गया था, और जल्दी से आपको बताना कौन सा पुरस्कार था। 1978 में दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? अज्ञेय जी को दिया गया था। किस रचना में दिया गया था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो याद रखना एक बहुत महत्वपूर्ण बनती है, हरी घास पर क्षण भर। लिखे दे रहे हैं हम, हरी घास पर क्षण भर, क्षण भर। ठीक, बोले दे रहे आप साथ साथ लिख लोगे। एक याद आ रही, हरी घास पर क्षण भर। दूसरा याद रखना है आंगन के पार द्वार। ये हमने पिछले वीडियो में भी इस अज्ञेय जी की रचनाओं की बात की थी। आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, और नदी के द्वीप। अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाओं में इन रचनाओं को बहुत ज्यादा याद रखना है। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास क्षण भर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, जीवन एक द्वीप, नदी एक द्वीप, और आंगन के पार द्वार। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो हिंदी ना तो तकनीकी यानी टेक्निकल भाषा नहीं है, ना ही राष्ट्रभाषा है, और ना ही काव्य भाषा है। हिंदी कैसी है? तो भारत के अंतर्गत हिंदी दोस्त राजभाषा के दायरे में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। और 351 में ये कहा गया है कि भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करेगी या कर्तव्यपत रहेगी। ये शब्द किसमें? 351 में लिखा है। ठीक, अब हिंदी 343 से 351 में हिंदी को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निहार किसकी रचना है? निम्न से रचनाओं में बतानी है निहार किसकी रचना है। ठीक, तो देखो निहार रचना है महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो एक याद रखना है रश्मि, एक याद रखना नीरजा, यामा, यामा तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक याद रखना है यामा, दीपशिखा, दीपशिखा, ये याद रखना है सप्तपणी, और एक याद रख लेना है सांदगी। रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सप्तपणी और सांदगीत, और अंत में निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना होगा कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द के दायरे में आता है। तो देखो मेघ, मेघ का जो तद्भव होता है वो होता है मेघ। क्या होता है? मेघ। जेठ जो है, जेठ ये है तद्भव, इसका जो तत्सम होता है वो होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का महीना आता है। ठीक है, भौरा, भौरा तद्भव है, इसका होता है भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर। ठीक, ठेस शब्द है ठेस। ठीक है, तो ठेस का तद्भव है ठेस। मेघ तत्सम शब्द था मेघ, तो इसका तद्भव क्या होता है? मेघ। तो कह रहा कौन तत्सम है? तो तत्सम कौन है? ए नंबर। तत्सम कौन है? ए नंबर तत्सम शब्दों में आता है।
ठीक, आगे बात करें हम लोग। बाकी जेठ, भौरा, ठेस ये तद्भव शब्द है। जेठ का ज्येष्ठ, भौरा का भ्रमर। अगले प्रश्न में चलें। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा है? व्याप्त का बताना है कि व्याप्त, इनमें से व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा माना जाता है। तो व्याप्त का विलोम आ लगा के बना दोगे, अव्याप्त। ये चीज हर जगह व्याप्त है, ये चीज हर जगह व्याप्त नहीं है, अर्थात अव्याप्त। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय ये उनकी रचना है जिनकी रचना उर्वशी आती है। तो रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी, इनकी रचना आती है। रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो एक इनकी रचना याद रखनी है आपको, मिट्टी की ओर। एक तो संस्कृत की 4 अध्याय हो गए, एक याद रखना है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, एक याद रखना अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। और रेती के फूल हम लोगों ने एक जब 9th और हाई स्कूल में एक कविता भी चलती थी, रेती के फूल, ठीक है। और हमारी संस्कृति एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता, ये किनकी रचनाएं हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है, ठीक। कह रहा है कि मजबूत, जमीन, खुद और शून्य। तो इनमें जो तत्सम शब्द है, देखो मजबूत ना होगा क्योंकि मजबूत में जा आया, ये तद्भव होता है, तत्सम। इसमें जा ये तत्सम है, तद्भव है। खा की जगह छा यानी खा अगर आ रहा है तो तत्सम तद्भव होता है, छा आ रहा है तो तत्सम है। यानी कौन सा समझ में आ रहा है? सी नंबर। सी कैसा है? ये तत्सम शब्द है। सी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। अन्य की अगर हम लोग बात करें तो मजबूत, जमीन और खुद, ये तीनों के तीनों अपने आप में विदेशज शब्द हैं, विदेशज शब्द, ठीक, याद रखना है। अगला प्रश्न, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? वो शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखो मूल शब्द है पशु, और पशु में लग गया प्रत्यय ओ तो बन गया पशुओं। शब्द है लोग, लोग में प्रत्यय लगा ओ बन गया लोगों। शब्द था सदस्य, सदस्य में प्रत्यय लगा ओ तो बन गया सदस्यों, बन गया सदस्यों। लेकिन पीढ़ी, ये मूल शब्द ही है पीढ़ी, मूल शब्द ही है पीढ़ी। तो पीढ़ी में किसी भी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कौन सा सही माना जाएगा? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? वो शब्द बताना है जो विदेशी है। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा है, पिछला प्रश्न मजबूत, जमीन और खुद, मजबूत, जमीन और खुद, ये तीनों कैसे शब्द थे? विदेशज शब्द थे। तो उन तीनों में कौन अपने को मिल रहा है? खुद मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 12 नंबर प्रश्न हम लोगों ने देखा है, पीछे चलेंगे। ये मजबूत, जमीन और खुद, ये कैसे हैं? ये विदेशज शब्द हैं, ठीक। आगे वाले प्रश्न में चले हम लोग। तो ये खुद इसमें क्या है? विदेशज शब्द है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलें। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना है। तो पहला किसको मिला था? तो पहला मिला था सुमित्रानंदन पंत को। और ये कब मिला था? तो ये मिला था 1968 में। रचना कौन सी थी? तो चिदम्बरा, चिदम्बरा, ठीक। और दूसरा किस कब मिला? तो 1972 में मिला, 1972 में। तब रचना कौन सी थी? तब रचना थी उर्वशी। और उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी दोस्तों रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला। कब मिला? 1972 में। रचना कौन सी? उर्वशी में मिला, ठीक। आगे बात करें हम लोग। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? सर्वज्ञ का विलोम बताना है कौन सा है। तो सर्वज्ञ का यानी सब कुछ, सारा का सारा जानने वाला, सब कुछ या सारा का सारा जानने वाला। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, थोड़ा जानने वाला। तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। सर्व में सारा, ज्ञान में से जानने वाला।
अल्प मीन्स कम, ज्ञ मीन्स जानने वाला, तो ज्यादा का कम। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो देखो, जगदीश से अगर हम लोग शुरू करें तो जगदीश का बनता है जगत धन ईश। व्यंजन संधि, ता के बाद कोई सघोष आता है तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो ता बदल जाएगा दा में और ई की मात्रा आ जाएगी। दिग्गज की बात करें तो दिक धन गज, इसमें भी वही नियम लगता है कि रिक्का के बाद कोई सघोष वर्ण आता है तो का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। महिष की बात करें, महिष, तो महिष का होता है मही धन ईश। ठीक, मही मीन्स होता है भूमि या जमीन, तो जमीन का स्वर। ठीक है, तो अब कौन सा दिखा? तो मही धन ईश में कौन सी है? स्वर संधि है। इन दोनों में, दिग्गज में जगदीश में व्यंजन संधि है, व्यंजन, और महिष में कौन सी है? तो स्वर संधि है। तो बचा कौन सा? निरंतर बचा। कौन बचा? निरंतर। और निरंतर बनता कैसे है? तो नी धन अंतर, क्या बना? निरंतर। ठीक, तो इसमें विसर्ग संधि किसमें है? निरंतर में विसर्ग संधि मानी जाएगी। अगला प्रश्न, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको कहा जाता है कनीन। क्या कहा जाता है? कनीन। ठीक, अगला प्रश्न, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? कौन सा है? मनोहर क्या कर रहा है? सो रहा है। क्या सो रहा है? क्या सो रहा है? ऑप्शन में उत्तर में कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब क्रिया से क्या करने पर कुछ उत्तर में नहीं मिलता तो वो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। जैसे सोना, चलना, उठना, दौड़ना, टहलना, ये सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी, हंसना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो इनमें क्रिया का कौन भेद है दोस्त? तो 19 का ए नंबर, अर्थात अकर्मक क्रियाओं का भेद माना जाता है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, इसी थोड़ी व्याख्या कर दें। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जिसके साथ क्रिया आए, जैसे मोहन पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है, यानी आप उत्तर में कुछ ना कुछ मिलेगा, वो हो जाती है सकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कि किसी के द्वारा कोई कार्य करवाना, जैसे हमने उसकी फीस माफ करवाई, हमने तो नहीं की, हमने करवाई। हमने राम से बाजार से फल मंगवाए, हम तो नहीं लेने गए, राम को भेजा। यानी जब काम किसी दूसरे से करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में दो कर्म दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, वो द्विकर्मक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम तो यहाँ पे कर्ता हो गया, कर्म क्या है? दो है, एक रावण और एक बाण। क्या मारा? बाण मारा। किसको मारा? रावण को मारा। आगे चले, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृति शब्द संस्कृति है और इसका विशेषण क्या बनेगा? हमने आपसे कहा था कि इत प्रत्यय लगने से, इत प्रत्यय लगने से क्या बनता है? विशेषण। जैसे अतिरंजित था, अतिरंजन, तो अतिरंजन में इत प्रत्यय हमने लगाया था तो बन गया था अतिरंजित। ऐसे संस्कृति है और संस्कृति में प्रत्यय लगाओगे इत तो बन जाएगी सांस्कृतिक। क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक सॉरी एक प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा सांस्कृतिक। जैसे संस्कृति लगा प्रत्यय एक, एक प्रत्यय लगने से पहला वाला जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाएगा और इसके बाद इत प्रत्यय आके अपना काम करेगा। जैसे होता है समाज, समाज, और समाज का विशेषण बनाना है तो बनाना है इक, तो सामाजिक। क्या हो जाएगा? वो कैसा व्यक्ति है? सामाजिक। और विशेषण की पहचान कैसे होती है? कैसा करने से। अगले प्रश्न पे चलें, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? उस राज्य का नाम बताना है, तो सबसे पहले देवनागरी का प्रयोग हुआ था गुजरात में। कब देवनागरी का प्रयोग हुआ था? गुजरात में। देवनागरी लिपि कैसी मानी जाती है? तो ये आक्षरिक मानी जाती है, इसमें अक्षर है, आक्षरिक लिपि है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है,
चलो देखो, शब्द है आंतरिक। आंतरिक तो विशेषण का उदाहरण होगा, क्योंकि एक प्रत्यय लगा है। शब्द था अंतर, और अंतर में लगा प्रत्यय एक, तो बन गया आंतरिक। ठीक। शब्द है अग्नि। अग्नि में प्रत्यय लग गया ए। शब्द था अग्नि, और अग्नि में लगा ए, तो बन गया आग्नेय। जैसे शब्द है गंगा, और गंगा में प्रत्यय लगा ए, तो दोस्त बन जाता है गांग के। ऐसे बन गया आग्नेय। आग्नेय। ठीक है। ये इसमें ना, ये द्वार्प वाली रा ना समझना, यहाँ पे ये ना है, ना। ठीक है। अधिकारी। शब्द है अधिकार, और अधिकार में प्रत्यय लगा ई, तो बन गया अधिकारी। अब शब्द बचा कौन? अंतर। शब्द क्या बचा? अंतर। अंतर अपना विशेषण का उदाहरण नहीं है। अंतर विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक। आगे चले हम लोग। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी कहलाता है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी कहलाता है। सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। ठीक है। और जिसकी आत्मा बहुत ही दयनीय हो, बहुत ही पुण्य, तो पुण्यात्मा कहलाता है। अगला प्रश्न, हिम किरीटनी किसकी रचना है? बताना होगा कि हिम किरीटनी किसकी रचना मानी जाती है। ठीक है। तो हिम किरीटनी रचना मानी जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना मानी जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी को एक साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। तो वो किस रचना के लिए दिया गया था? तो वहां पे याद रखना है, हिम तरंगणी के लिए दिया गया था। हिम तरंगणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 दिया गया था। आगे बात करें, अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमी, सुधा, सोम, ये सब किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। तो सोम मिल गया, किसका पर्यायवाची है? अमृत का। विपिन किसका पर्यायवाची है? जंगल का। विपिन किसका पर्यायवाची माना जाता है? जंगल का। जंगल के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो अरण्य कहा जाता है, कानन कहा जाता है, कांतार कहा जाता है। कांतार, अरण्य, कानन, जंगल, कांतार, वन तो वैसे भी कहा जाता है। ठीक है। राघव किसके पर्यायवाची हैं? तो राघव दोस्त पर्यायवाची माने जाते हैं अवधेश के। किसके? अवधेश के। अवधेश किसको कहा जाता है? तो भगवान राम को कहा जाता है, अर्थात रामचंद्र के हैं। अगर रामचंद्र की और पर्यायवाचियों की बात करें तो एक आपको रघुवर याद आ रहा होगा, रघुनाथ याद आ रहा होगा, और एक दोस्त याद रखना है कमलेंद्र। कमलेंद्र भी किसका है? राम का पर्यायवाची माना जाता है। अगर बात करें दादुर का, दादुर का पर्यायवाची कौन है? तो दादुर का पर्यायवाची होता है मेढक। क्या होता है? मेढक। ठीक है। मेढक एक याद रखना है वर्षा प्रिय, मेढक को कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही वर्षा होती है मेढक दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। मेढक को वर्षा प्रिय, मंडूक, मेढक, दादुर, और इसका एक याद रखना भेंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेंक भी कहा जाता है। तो मेढक, मंडूक, भेंक, वर्षाप्रिय, दादुर, ये मेढक के पर्यायवाची। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अभी हम लोगों ने बात की कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम लेखन कहाँ किया गया, या सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की गई? तो गुजरात में प्रयुक्त की गई। और उसी में हमने व्याख्यान बताया था कि देवनागरी लिपि कैसी है? तो अक्षरात्मक है। कैसी है? अक्षरात्मक है, अर्थात डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक। और देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला है, उनके वर्णमाला की संख्या कितनी है? तो 52 है। कितने वर्णमाला? 52। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो बताना है जो वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिरा पड़ा पेड़ से, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, देखेंगे पेड़ की पत्ता गिरी, बिल्कुल नहीं है। पेड़ में से पत्ता गिरा, बिल्कुल नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, अर्थात बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सभा में 50 लोग थे। सभा में 50 लोग थे। वाक्य में विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है? ठीक। तो देखो 50 लोग का मतलब कि ये तो नहीं कि केवल 50 ही थे, गिना तो उसने नहीं है। जैसे हम आपसे कह दें कि कई प्रश्न टकराए, या 5, 10, 15, 20 प्रश्न टकराए, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे कि 5 ही टकराए,
15 टकराए, 25 टकराए, या जैसे कहिए कि हजारों की भीड़ थी तो किसी ने भीड़ को गिना तो नहीं है, एक हुजूम देखा, उस हुजूम के आधार पे कह दिया गया कि 1000 के आसपास होंगे, यानी है तो संख्यावाची, लेकिन कैसा संख्यावाची दोस्त? अनिश्चित संख्यावाची। कैसा है? अनिश्चित संख्यावाची। अगर हम बात करें निश्चित संख्यावाची, जब वो कहता कि सभा में 50 लोग ही थे तो निश्चित संख्यावाची था। समुदायवाचक जैसे कहते हैं 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, तो वो समुदाय। परिमाणवाची यानी कितना, जितना, थोड़ा, ज्यादा, ये क्या है? परिमाण है। अगले प्रश्न पे चलें। जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक ही बार आवृत्ति होती है, वहां पे अलंकार होता है 6 का अनुप्रयास। कौन सा? 6 का अनुप्रयास होता है, ठीक। और जहां एक या एक से अधिक बार होती है, या 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? तो वृत्तानुप्रयास, ठीक। आगे प्रश्न में बात करें, 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी व्याख्या की बात करें। लाटानुप्रयास क्या होता है? लाटानुप्रयास में पूरी की पूरी लाइन सेम होती है, बस कहीं हल्का सा एक वर्ण या एक मात्रा या एक कामा का अंतर होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ये किसका हो गया? लाटानुप्रयास का। यानी पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, सा और का अंतर आया, लाटानुप्रयास हो गया, ठीक। श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। जहां शब्द तो एक आए, इसके उसके अर्थ बहुत निकले। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुमिरन शब्द है दोस्त, इसके अर्थ कवि के लिए दूसरा है, व्यभिचारी के लिए दूसरा है, और चोर के लिए दूसरा है। श्लेष का एक और उदाहरण अच्छा चलता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ये भी किसका है? श्लेष अलंकार का माना जाता है। अगर हम विप्सा की बात करें तो विप्सा अलंकार में जो संबोधन वाले होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण समानता देखने को बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक। और यहीं पे अगर हम छेका के एग्जाम्पल की बात कर दें तो छेका के एग्जाम्पल पे याद रखना एक थोड़ा सा कठिन रहता है, याद हो जाएगा कि रीजी रीजी रहीस रहीस हंसी हंसी उठे, रीजी रीजी रहीस रहीस हंसी हंसी उठे, सांस भरे आंसू भरी कहत दई दई, सांस भरे आंसू भरे कहत दई दई। यानी एक या एक शब्द, 2 शब्दों की आवृत्ति 2 से ज्यादा बार नहीं हुई है, 2 वर्णों की आवृत्ति 2 से ज्यादा बार नहीं हुई है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है? तो उन्मीलन का शब्द का दोस्तों याद रखना है निमीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? निमीलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम तो निमीलन हो गया। उन्मीलन का जो दोस्त अर्थ होता है वो होता है खुलना या खिलना, आंख का खुलना या फूल का खिलना, बात एक ही है, खुलना या खिलना, ठीक है। और निमीलन का जैसे नहीं, निर्निमेष, पलक ना झपकाने वाला, निर्निमेष, ठीक, पलक झपकाने वाला। अगले प्रश्न पे चले। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मूल शब्द है उत्धन नयन, उत्धन नयन, क्या बन जाएगा? उन्नयन। क्या बन जाएगा? उन्नयन। उन्नयन आपको स्पष्ट रूप से कहां दिख रहा है? तो ये दिख रहा है बी नंबर पे। क्या दिख रहा है? बी नंबर पे। और उन्नयन की अगर हम बात करें विलोम की, तो उन्नयन का क्या होता है? अवनमन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हर राही, चरण कमल बंदो हर राही, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में है। तो देखो, जहां सा सी से समान जैसे शब्दों आ जाते हैं वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है, और जहां ये शब्द नहीं होते वहां पे होता है रूपक अलंकार। तो चरण कमल बंदो हर राही में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कहा जाता है मैया मोई चंद्र खिलौना चाहिए, भगवान कृष्ण ने यशोदा माँ से कहा भैया मैया मोई चंद्र खिलौना चाहिए, यानी खेलने के लिए चंद्रमा ही चाहिए। अगर ये कह दे चांद जैसा खिलौना चाहिए तो उसकी आकृति का कुछ भी दिया जा सकता है। तो जहां जैसा शब्द लग गया तो वहां तो उपमा अलंकार, लेकिन जहां शब्द न लगा वही चीज की डिमांड है तो रूपक अलंकार।
उपमा की व्याख्या होगी यमक शब्द एक अर्थ, सॉरी, यमक अलंकार क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार होती है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, काली घटा का घमंड घटा, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, झीनी सारंग देखकर सारंग कर गई चोट। ये भी किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का। और जितने उदाहरण हमने आपको मौखिक बोले हैं ये सारे के सारे कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले प्रश्न में, चलते हैं। श्लेष अलंकार का अभी हमने पहले ही प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में व्याख्या की है कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगला प्रश्न, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यानी स्रोत का मतलब है कहां कहां से शब्द लिए गए हैं, तो उस आधार पर शब्दों को चार भागों में कौन कौन से आ जाते हैं? तो याद रखना, तत्सम संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत को बदल के लिए गए हैं तद्भव, अपने देश के लिए गए हैं देशज, और विदेश से लिए गए यानी विदेशज। ये कैसे हैं? तद्भव के आधार स्रोत के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण है। आगे बात करें, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक के बाल का मुहावरे का होता है अधिक प्रिय होना, अर्थात सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये क्या गाय की विशेषता बता रहा है? नहीं। ये क्या देने की विशेषता बता रहा है? नहीं। ये किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। किसकी विशेषता बता रहा है? ये दूध की विशेषता बता रहा है, अर्थात कौन सा आंसर? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है जो अशुद्ध है, ठीक है। तो देखो, वत्सल ऐसे ही लिखा जाता है, उल्लंघन उत्धन, लंघन से बना उल्लंघन, मनोरथ मनाधन रथ से बना मनोरथ, उज्जवल जो लिखा है ये दोस्तों गलत लिखा है, उज्जवल जो बनता है उत्धन ज्वल से बनता है, और जब ये लिखा जाता है तो दोस्तों लिखा जाएगा दो जा और दोनों जा आदि, उज्जवल। उज्जवल में संधि कौन सी? तो व्यंजन संधि। तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो गया? सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलें। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। विदेश में दोस्तों भी उपसर्ग है, अत्यधिक में दोस्तों अति उपसर्ग है, संयोग में दोस्तों सम उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। सुरेश बनता है सुरधन ईश, सुरधन ईश अर्थात सुरेश, सुरधन ईश। और इससे क्या बनता है? आ और ई मिल के बनाते हैं ए। ये कौन सी संधि है? तो ये है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। तो सुरेश में किसी भी प्रकार के प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण बताना है। तालव्य व्यंजन वो व्यंजन आते हैं जिनमें चा वर्ग के सारे वर्ण मिलेंगे। तो चा छा जा ये किसके हैं? तालव्य। इसी के साथ में एक सा, तालव्य सा, और छोटी ई और बड़ी ई, ये भी कैसे हैं? ये भी तालव्य वर्ण के व्यंजन है, तालव्य वर्ग के वर्ण है, ठीक। ई और ई तो स्वर है, बाकी ये व्यंजन है। अगले प्रश्न पे चलें। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां अलंकार होता है विभावना अलंकार। कहते हैं ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बिन कर कर्म करें बिदुनाना। कहा जाता है बिनु पग पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहा है, और नाना प्रकार से काम कर रहा है, ठीक। वहां वो विभावना अलंकार। और जहां कारण हो और फिर भी काम ना हो वहां कौन सा दोस्तों अलंकार माना जाएगा? तो वहां पे अलंकार माना जाता है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेषोक्त अलंकार। अगर हम बात करें विशेषोक्त अलंकार के उदाहरण की, तो कहते हैं कि मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, यानी आपके आंखें जो हैं वो सावन भादों हैं, यानी पानी भरा है फिर भी आपका मन प्यासा है। जल बीच मीन प्यासी, सुन सुन मुई आवे हासी,
कि पानी में मीन है यानी मछली है फिर भी प्यासी है। ये कैसे है? ये विशेषोक्त अलंकार के उदाहरण है। जैसे भ्रांतिमान का अगर की बात करें तो भ्रांतिमान में जहाँ भ्रम जैसी आ जाए बात आ जाए और भ्रम वाले पे वो सुख की बात चलती है, नाक का दाढ़ी समझकर मोती सी कांत सी सोता सुख ये कौन है, ठीक है, वो उदाहरण चलता है। और विरोधाभास मैंने ये विरोध की बात करेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द कौन सा है? तो रास्ते में जो सामग्री खाने के लिए दी जाती है वो कहलाती है पाथे। क्या कहलाती है? पाथे। खाना बदोश एक जनजाति होती है। खाना बदोश यानी यहाँ कुछ दिन रहेगी, कुछ दिन वहां रहेगी, कुछ दिन वहां रहेगी। खाना बदोश एक जनजाति होती है। उपहार तो दिया ना जाएगा। स्वल्पाहार तो स्वल्पाहार थोड़ा कम, ऐसा थोड़ी ना कि कम खाना खाओगे, ठीक, ऐसा भी नहीं है। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो कहलाती है पाथे। तो दोस्तों आज के अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। निश्चित ही आपको ये सेशन बेहतर लग रहा होगा। आप निरंतर जुड़े रहिए। विश्वास मानिए कि आपकी हिंदी की तैयारी इन्हीं प्रैक्टिस सेशनों से बेहतर होगी। आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। और यदि आप यूपी योगा क्लासेस के रेगुलर वाचर हैं तो हिंदी और जीएस की क्लासें जैसे आपको शेड्यूल पे दी जा रही हैं आप निरंतर इनको करते रहिए, होमवर्क करते रहिए, क्लास वर्क करते रहिए। एग्जाम देने के बाद आपको इसका आउटपुट समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।